हेलो, चलिए बेटा आज स्टार्ट करेंगे रिवर्स चार्ज। लास्ट क्लास में हमने करा था शेड्यूल 3, ठीक है। तो आज हमें करना है सप्लाई का। हमने शेड्यूल 1 करा, शेड्यूल 2 करा, शेड्यूल 3 करा। आज हमें करना है चैप्टर 3 का रिवर्स चार्ज। चैप्टर 3 पे आ जाओ बेटा। सेक्शन याद है सीजीएसटी का सेक्शन 9 का क्या था? सब सेक्शन 3 रिवर्स चार्ज पे आ जाओ। पेज नंबर 3.12। 3.12 मिल गया बेटा। आओ पेज नंबर 3.13 पे आओ और उसके बी पार्ट में आना। चलिए यहां से हमें पढ़ना है रिवर्स चार्ज। अभी हम पढ़ रहे हैं सर्विस के लिए। रिवर्स चार्ज जो सर्विस पे लगता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज अंडर द सेक्शन 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सर्विसेज वेयर द टैक्स इज पेबल बाय द रिसिपिएंट। वो कौन कौन से केसेस है जो हमें देखने हैं, वो पढ़ रहे जी। पहला कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कौन सी कैटेगरी है। फिर बीच में लिखा हुआ है सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस देने वाला कौन है, और रिसिपिएंट कौन है जो सर्विस को रिसीव कर रहा है। ओके। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये कौन लोग होते हैं? जैसे मान लो आपको कोई माल पहुंचाना है दिल्ली से लेके आपको यूपी में कोई माल पहुंचाना है, तो आप अपनी गाड़ी तो हायर नहीं करोगे, किसी ट्रक को हायर करोगे। जिसका वो ट्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीटीए। मिस्टर ए ने सर्विसेज दी है मिस्टर बी को, ये गुड्स दे रहा है मिस्टर बी को। जीटीए को आपने हायर करा। मान लो मिस्टर ए ने अप्रोच करा जीटीए को, तू जा और मेरा गुड्स लेकर तू बी को दिया, ठीक। तो जीटीए सर्विस दे रहा है, तो जीटीए कौन हो गया? सर्विस प्रोवाइडर। रिसीवर कौन हुआ? जो भाड़ा पे करेगा, जो जीटीए का किराया पे करेगा वो रिसीवर होगा। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, जो पे करेगा वो होगा। अगर ए ने पे करा तो ए होगा, बी पे करेगा तो बी होगा। लेट सपोज बी ने इसका भाड़ा पे करा है, ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा सर्विस रिसीवर, ठीक। ओके। पहले क्या था? जीटीए को पहले सर्विस टैक्स के अंदर जीटीए को रिवर्स चार्ज में डाल रखा था। पूरा सर्विस जीटीए को रिवर्स चार्ज में डाल रखा था। लेकिन अब इनके पास एक ऑप्शन है, जीटीए वाले के पास अब इनके पास ऑप्शन है कि ये नॉर्मल चार्ज में जाए या फिर रिवर्स चार्ज में जाए। नॉर्मल चार्ज, अगर जीटीए रिवर्स चार्ज में जाते हैं तो 5% पे करेगा सर्विस लेने वाला। अगर जीटीए चूज करता है कि मैं आज रिवर्स चार्ज में जाना चाहता हूं, तो जो सर्विस रिसीव करेगा वो 5% पे करेगा जीएसटी। लेकिन अगर जीटीए ने बोला कि मुझे नॉर्मल चार्ज में जाना है, तो जीटीए पे करेगा कितने? 12%। तो जीटीए के अंदर दो रेट चलते हैं बेटा, एक 12% और एक 5%, ठीक। ये मैं आपको बाद में पूरा पढ़ाऊंगा, पहले आपको इसके बारे में लिखवा दूं। लो जी लिख लो जरा एक बार। जब लिखोगे ना तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर पढ़ना। अगर जीटीए रिवर्स चार्ज दे रहा है जी, रिवर्स चार्ज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो 5% ले पे लगेगा। पे कौन करेगा? ये पे करेगा सर्विस रिसीवर। अगर जीटीए रिवर्स चार्ज में दे रहा है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, उस पे आएगा जी एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है।
मतलब नो जीएसटी, तो जीएसटी नहीं लगेगा, ना तो अनरजिस्टर्ड पे करेगा ना ही जीटीए पे करेगा। अगर जीटीए ने चूज कर रखा है, अगर जीटीए ने ऑप्ट कर रखा है नॉर्मल चार्ज 12% वाला और रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, तो जी 12% का रेट लगेगा। कौन पे करेगा? जीटीए पे करेगा। एक सेकंड, जीटीए पे करेगा। नॉर्मल चार्ज जीटीए बिल में लगा के टैक्स को सर्विस प्रोवाइडर को पे कर देगा, सर्विस रिसीवर को पे कर देगा, वो टैक्स पे करेगा। जीटीए ने नॉर्मल चार्ज पे करा है, मतलब नॉर्मल चार्ज में सर्विसेज दे रहा है और अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, 12% लगेगा। कौन पे करेगा? जीटीए पे करेगा। बात क्लियर हुई? एक केस है, ये वाला केस है जिसके अंदर कोई भी पे नहीं करता। अगर जीटीए रिवर्स चार्ज में है तो जीटीए आईटीसी नहीं ले सकता, आईटीसी नॉट अलाउड, आईटीसी नॉट अलाउड। अगर मैंने आपको आईटीसी नहीं समझा रखा तो दोबारा समझा दूंगा एक बार, आईटीसी नॉट अलाउड। एक सेकंड, कुछ स्लो हो गया मेरा पेन। चलो, आईटीसी नॉट अलाउड। लेकिन अगर जीटीए रिवर्स चार्ज में नहीं है, नॉर्मल चार्ज में, तो ये आईटीसी ले सकता है, मतलब परचेज पे जो टैक्स आया है वो उसको बुक कर सकता है। चले आगे चले, अब पढ़ते हैं, अब आपको सारा समझ आएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस by goods transport agency in the respect of the transportation of goods by road to any factory registered under और गवर्न बाय द फैक्ट्री एक्ट। कोई भी व्यक्ति जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, अगर उसको सर्विसेज दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। आगे, अंडर एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, मतलब सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है किसी भी सोसाइटी एक्ट में तो वो वहां पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी भी लॉ में बनी है तब भी लग जाएगा। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अगर उसको सर्विसेज दे रहा है तब भी जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय अंडर एनी लॉ, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनीज हो गई, बेसिकली वो किसी भी लॉ में अगर बनी है, अगर उनको सर्विसेज आप दे रहे हो तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड तभी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, वो भी रिवर्स चार्ज में। या फिर एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? ये बेसिकली वो होते हैं जो कभी कभी टैक्स पे करते हैं, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन काउंट होते हैं जिनकी अपनी खुद की परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे सर्कस वाला, कभी वो दिल्ली में सर्विस दे रहा है, कहीं बॉम्बे में दे रहा है, कहीं महाराष्ट्र में दे रहा है, अलग अलग राज्य में जाके सर्विस दे रहा है, तो उसको नहीं पता कि मैं किस राज्य में हूं, तो उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो अलग अलग राज्य में जाके सर्विस देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आओ जी ऊपर आओ। इन्होंने भी जीएसटी नंबर दे रखा होगा। हाँ बिल्कुल, अब इनके लिए मुश्किल है ना कि भाई किस राज्य का दे। अभी आज दिल्ली में सर्विसेज दे रहे हैं, फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट नहीं की, बॉम्बे में हो गई, फिर किसी और राज्य में हो गई, फिर किसी और राज्य में हो गई, तो इनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इनके लिए अलग फॉर्म जाता है और अलग सब कुछ जाता है, तो हम करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे उसका। आओ, सर्विस देने वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट 6%। अभी हमने बात करी
कह रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि हम उसकी बात कर रहे हैं जो सीजीएसटी 6% पे नहीं कर रहा, एसजीएसटी 6% पे नहीं कर रहा, टोटल कितना हो गया 12%। तो ये कह रहा है उसकी बात नहीं कर रहे जो 12% पे कर रहा है, अगर 12% पे कर रहा हो तो वो कौन होता फिर नॉर्मल चार्ज, है ना। कह रहा हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो 5% पे कर रहा है, जो 5% पे कर रहा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं जी। ओके, कह रहा अगर आपने सर्विसेज दी है इनकी, अब ये वाली सर्विस रिसीवर साथ में जो लिखे हुए थर्ड कॉलम में, रिसिपिएंट, फैक्ट्री, सोसाइटी, लेने वाला फैक्ट्री वाला है, सोसाइटी का है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गया, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, कंपनी हो गया कोई, या कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया। अगर सर्विसेज लेने वाले इनमें से कोई हुआ तो वहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, इसकी एक एनालिसिस पढ़ते हैं जी, पेज नंबर नीचे आओ। एक बार जीटीए की दोबारा से आपको एक एनालिसिस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अरे जी, ये रहा, इन्होंने बोल रखा है जीटीए सर्विसेज आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग टू रेट्स। कह रहे दो रेट्स पे टैक्स लगता है जी। पहला था 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 5% आईजीएसटी, प्रोवाइड द जीटीए हैज नॉट टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट। कह रहा है जो रिवर्स चार्ज में है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, नॉट टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट on the goods and services used by the supplying the GTA services. Okay, 12%, CGST, SGST 6% और IGST 12%, where the GTA opt to pay the GST at the said rate on all services of the GTA supplied by it. जो भी सर्विसेज दे रहा है सबके सब 12% पे देगा। In this case there is a no restriction on availing the ITC। क्या ITC आप बुक कर सकते हो, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी परचेस करो उस पर आप डिसीजन ले लो जी। सर्विसेज यूज्ड बाय द सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज बाय जीटीए, ठीक है जी। तो उन्होंने यहाँ पे दो रेट बता रखे थे, एक बार वापस ऊपर आ जाओ जी, 3.13 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट। अगर कोई भी एडवोकेट, अगर कोई भी लॉयर्स अगर सर्विसेज दे रहे हैं बाय द वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है जी, रिवर्स चार्ज में है। लेने वाला कौन है, बिजनेस एंटिटी। अभी बिजनेस एंटिटी कौन होता है, जिसकी टर्नओवर, जिसकी टर्नओवर ज्यादा हो 20 लाख से, उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी, ठीक, जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। अगर एडवोकेट ने सर्विसेज दी है 20 लाख से कम वाला, उनका क्या वो होते हैं बेटा, वो एग्जम्प्ट है। अगर मैं लिख देता हूं जरा एक बार, अगर एडवोकेट ने कोई बिजनेस एंटिटी को दिया है तो रिवर्स चार्ज है, आरसीएम में लग जाएगा। अगर एडवोकेट ने कोई सर्विसेज दी है नॉन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जम्प्ट है जी, ठीक है जी, तो एग्जम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी वो होती है जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है।
अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आप नॉन बिजनेस एंटिटी माने जाओगे, ये बोला हुआ है। तो अगर किसी एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रखी है, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रखी है, आरसीएम में सर्विसेज दे रखी है, ठीक है, तो उसमें बिजनेस एंटिटी पे करेगा। अगर एडवोकेट ने नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट है, नो जीएसटी, नो जीएसटी। ये चैप्टर पढ़ेंगे एग्जाम्पशन का, वहां आपको लिखा मिलेगा कि उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, नहीं कोई पे नहीं करेगा। एडवोकेट वालों ने अपने आप को रिवर्स चार्ज में डाल रखा है, ठीक है ना। आगे पढ़ते जी। लीगल सर्विसेज मींस सर्विसेज, एक सेकंड, मींस एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द रिलेशन टू द एडवाइस कंसल्टेंसी। एडवोकेट अगर कोई कंसल्टेंसी देगा या कोई आपको एडवाइस देगा, वो लीगल सर्विस में काउंट होगा। नेटवर्किंग बड़ी स्लो चल रही है आज, एक सेकंड। ठीक, आगे लिखा हुआ है असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, मतलब आप किसी भी किसी को असिस्ट कर रहे हो या किसी को आप असिस्टेंस दे रहे हो, वो भी इन एनी मैनर एंड इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज हो गई बिफोर एनी कोर्ट, मतलब कोर्ट के सामने आप उस किसी की केस को डिफेंस कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हो गया, मेरा क्लाइंट मुझे अप्रोच कर रहा है कि सर आप मेरा केस को डिफाइन करो, सर डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो गया क्लाइंट ने किसी दूसरे वकील को अपॉइंट करा और उसने मुझको अपॉइंट करा, जैसा इनडायरेक्टली सर्विसेज। ओके, individual advocate including a senior advocate or firm or advocate, any person, any business entity located in taxable territory। ठीक है जी, चलो तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा एडवोकेट वाला। थर्ड पॉइंट चलते बेटा, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। लिखो जी इसको, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ट्रिब्यूनल होते हैं कोर्ट, लेकिन आर्बिट्रल मतलब हो गया कोर्ट से हटकर जो एक्सटर्नल कोर्ट बनते हैं उनको बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ठीक है जी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कोर्ट से हटकर अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो, आपने अगर किरण बेदी का वो अगर प्रोग्राम देख रखा जहां पे वो सेटलमेंट करती थी, ठीक है, वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जज थी, ठीक है ना, वहां पे सेम पावर्स मिली होती थी जैसे किसी एक को पावर मिली होती है, सेम। कह रहा है अगर कोई ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, एनी बिजनेस एंटिटी को, एनी बिजनेस एंटिटी को आरसीएम लग जाएगा। तो कौन पे करेगा जी, आरसीएम लग जाएगा तो बिजनेस एंटिटी पे करेगा। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को, सुनो जरा एक बार मुझे बताना। कुछ प्लेयर है, कुछ प्लेयर्स हैं, उसने डीएलएफ वाले को अप्रोच करा, कह रहा सर एक ग्राउंड में हमारा मैच हो रहा है, चारों तरफ आपके बोर्ड लगेंगे, हर टी शर्ट पे आपका लोगो लगेगा, आप इस मैच का खर्चा और हमें कुछ पैसे दे दीजिए फीस, हम आपका नाम लगवाएंगे। ये बताओ सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, प्लेयर्स डीएलएफ को दे रहे हैं या डीएलएफ प्लेयर्स को दे रहा है, सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, पैसे कौन पे कर रहा है, डीएलएफ। पैसे पे करने वाला कौन होता है, सर्विस रिसीवर। भाई सर्विस रिसीव करोगे तो पैसे पे करोगे, तो डीएलएफ हो गया सर्विस रिसीवर, और प्लेयर्स हो गए हमारे सर्विस प्रोवाइडर। कभी कभार ये लोग जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में ये इंडिविजुअल्स ही होते हैं, ठीक है।
तो डीएलएफ जो सर्विसेज, जो प्लेयर जो डीएलएफ को सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले डीएलएफ उनको पेमेंट कर रहा है। अगर ये नॉर्मल चार्ज में रख देते तो प्लेयर्स जीएसटी कलेक्ट करता और आगे गवर्नमेंट को पे करता। तो गवर्नमेंट को डाउट था यार प्लेयर्स डीएलएफ से तो ले लेंगे लेकिन मुझे नहीं देंगे, लेकिन डीएलएफ एक ब्रांड है, एक कंपनी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो मुझे डाउट नहीं है ये पे कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इस वाले केस को रिवर्स चार्ज में इन्होंने बना दिया। हाँ जी, डीएलएफ पे करेगा। कौन? क्योंकि कौन देता है? रिवर्स चार्ज में सर्विस रिसीवर पे करता है। ठीक है ना, तो डीएलएफ की ड्यूटी बना दी कि भैया तू आरसीएम में है और तू पे करेगा। जी बात क्लियर हुई? उन्होंने साफ से लिखा हुआ है, देखो कह रहा है सर्विस देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी पर्सन, लेकिन लेने वाला कौन हो गया? एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है जी, लेने वाला अगर बड़ा प्लेयर है तो फिर वही पे करेगा। फिफ्थ पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटीज टू बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है बिजनेस एंटिटी को, वो रिवर्स चार्ज में है। दोबारे, गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज दे रही है बिजनेस एंटिटी को तो वो रिवर्स चार्ज में है। ठीक है जी, कौन पे करेगा? आरसीएम में, अगर आरसीएम में तो बिजनेस एंटिटी पे करेगी। अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है बिजनेस एंटिटी को तो कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी पे करेगी। ठीक है जी, कह रहा है लेकिन इन सर्विसेज को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द रेंटिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है बिजनेस एंटिटी को तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट दे रही है। ये पहले इन्होंने ये पॉइंट डाला था, इन्होंने इस पॉइंट को काट कर दोबारा से रिवर्स चार्ज में कर दिया। मतलब 5A देखो, 5A इसके नीचे वाला पॉइंट, आज बड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम। एक सेकंड, जी नीचे देखेंगे 5A। देखो 5 में लिखा हुआ है सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, local authorities by the way of renting of immovable property to the person registered on the CGST Act। इन्होंने पहले इसको डाला था, ठीक है जी, बाद में इन लोगों ने इसको वापस दोबारा से रिवर्स चार्ज में डाल दिया। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है रेंटिंग की ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो रिवर्स चार्ज में कवर है। तो ऊपर जो पॉइंट लिखा था वो कैंसिल हो गया जी, हटा दिया उस पॉइंट को। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को डाउट है यार सामने वाला पे नहीं करेगा, उसको रिवर्स चार्ज में लगा दिया। अगला पॉइंट लिखा हुआ है सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। अब ये गवर्नमेंट सर्विसेज देती है नीचे वाली सर्विसेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय द वे ऑफ एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज टू द पर्सन अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को दे रही है, वो कह रहा है उसको छोड़कर अगर गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को देती है तो वहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा था। दोबारा से मैं इसको बना देता हूं एक बार, एक बार लिख लो। गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को कुछ भी सर्विसेज देती है वो रिवर्स चार्ज में है। गवर्नमेंट अगर पहला पोस्ट या फिर लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रही है तो वो नॉर्मल चार्ज में है, किसी भी व्यक्ति को दे रही है तो, ठीक है ना, एनी पर्सन।
वो नॉर्मल चार्ज में, उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। रेंटिंग के ऊपर पहले रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देती है तो एक और लिखा हुआ है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर गवर्नमेंट गुड्स की सर्विसेज दे रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की, उस पे भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। दिल्ली के अंदर एक बस कौन चलती है जी? डीटीसी। आपसे कलेक्ट करती है और पे करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो भी रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई ट्रक वगैरह की सर्विसेज दे रही है, ट्रांसपोर्ट गुड्स की सर्विसेज दे रही है, तो वहां पे भी जीएसटी जो है नॉर्मल चार्ज में आएगा, ना कि रिवर्स चार्ज में आएगा। ठीक है, आगे 5A हमने पढ़ लिया। 5B और 5C फिलहाल अभी छोड़ दो, करेंगे डिस्कस हम इसको बाद में। सीधा 6 पे आओ। सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और द सेड कंपनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। फुल टाइम वाला कंपनी से सैलरी लेता है और पार्ट टाइम वाला फीस लेता है, सिटिंग फीस लेता है। ठीक है जी, सिटिंग फीस ले रहा है। कौन किसको सर्विसेज दे रहा है? डायरेक्टर दे रहा है कंपनी को, डायरेक्टर दे रहा है कंपनी को। तो कंपनी जो तू सैलरी पे कर रही है उस पर जीएसटी नहीं लगाएगी, लेकिन कंपनी अगर तू सिटिंग फीस पे कर रही है डायरेक्टर को तो उस पर जीएसटी लगेगा, और कंपनी तू अपनी जेब से पे करेगी, वो भी रिवर्स चार्ज में। बात क्लियर हुई जी? रिवर्स चार्ज में कंपनी पे करेगी। आगे नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाई, दोबारा समझाऊं, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलो, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट टू द पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस। अगर कोई एजेंट सर्विसेज दे रहा है उस व्यक्ति को जो बिजनेस चला रहा है, मतलब कंपनी को चला रहे हैं। आप एलआईसी के एजेंट हो, लेट सपोज आप एलआईसी के एजेंट हो और आप सर्विसेज दे रहे हो किसको? एलआईसी कंपनी। भाई एलआईसी पैसे कौन पे कर रहा है? एलआईसी पे कर रही है आपको, आप एजेंट की सर्विस। तो एलआईसी क्या बन गया? सर्विस रिसीवर, आप हो गए सर्विस प्रोवाइडर। तो जीएसटी कौन पे करेगा? सर्विस रिसीवर, आरसीएम में। बात हुई जी क्लियर? आप अगर आप एजेंट हो और आप सर्विसेज दे रहे हो, किसको दे रहे हो? एलआईसी को। तुम इसमें दिख रहा है नाम से, वो जो बीच में स्क्रीन आ रही है बेटा, इनको हाइड कर ले। नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट करके एक ऑप्शन आता है, उनको हाइड हो जाते हैं वो लोग। चलो, दो पॉइंट हो रह गया, कवर कर लेते हैं। एक पॉइंट हो रह गया आज का, एक पॉइंट हो रह गया, बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एजेंट अगर कोई सर्विसेज दे रहा है किसी भी एलआईसी कंपनी को तो नहीं लगेगा, सॉरी नॉर्मल चार्ज नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, तो एलआईसी पे करेगी। लास्ट पॉइंट, 8 पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय द रिकवरी एजेंट। अगर आप कोई रिकवरी की एजेंट दे रहे हो टू द बैंकिंग कंपनी, टू बैंकिंग कंपनी, किसको दे रहे हो? बैंकिंग कंपनी को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन होते हैं? ये एनबीएफसीज, जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, जो लोन देती है। ठीक है, मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं लेती है, बैंक सिर्फ लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, इनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। आप रिकवरी की सर्विसेज दे रहे हो, मान लो आपका एक कॉल सेंटर है, ठीक है, और जो ये क्या नाम है हमारे बैंक वाले हो गए, इनका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट नहीं आई है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स नहीं आई है, तो कॉल करवाती है कि आप हमारे कस्टमर को कॉल करो और उनसे रिकवरी करो। तो ये थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करती है। जो थर्ड पार्टी सर्विसेज दे रहा है, बैंक को दे रहा है, रिकवरी की सर्विस दे रहा है, वो आरसीएम में कवर है। तो कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा। ठीक है जी,
मान लो मिस्टर ए, इसका कॉल सेंटर था, ये इसने सर्विसेज दी है बैंक को, बैंक को सर्विसेज दी है, बैंक इसके बदले इसको कमीशन पे कर रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये आरसीएम में कवर है जी, तो बैंक 2 पे करेगा इसका जीएसटी। क्लियर बस है। आज हमने 8 पॉइंट कवर करे, एक बार बेटा पूरा चार्ट जो है वो बना लो, हैं अभी 8 पॉइंट कवर करे रिवर्स चार्ज में 9-3 के अंदर। अपने चार्ट में लिख लो जी फटाफट, 4 पॉइंट लिखेंगे चार्ट के अंदर। हाँ ये भी 8 पॉइंट लिखो रिवर्स चार्ज में। हाँ 11 कलेक्शन करवाया था ना वहां पे, जब हमने पूरा एक चार्ट बनाया था। लगता है यहाँ से चार्ट हट गया भाई, चलो कोई बात नहीं। ये रहा जी चार्ट, ये रहा जो हमने नोटिफाइड केस बना, बनाओ जी आरसीएम का। लिखो आरसीएम में, लिखो नोटिफाइड केस वाले। पहला केस हमने क्या लिखा, जीटीए। हाँ जी, दूसरा क्या था फटाफट से, एडवोकेट वाला। तीसरा था हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। चौथा क्या था भाई, फोर्थ क्या था, फोर्थ हमारा स्पॉन्सर, स्पॉन्सर सर्विसेज। पांचवा गवर्नमेंट वाला, ओके। इसी में हमारा 5A भी था, वो रेंटिंग वाला, गवर्नमेंट की सर्विस दे रहा है रेंटिंग का, रेंटिंग का। 6 डायरेक्टर वाला, 7 एजेंट था, LIC एजेंट। 8 पे रिकवरी एजेंट, बैंक को सर्विसेज दे रहा है। नहीं जी, बनाना पड़ेगा। सेक्शन 7 हमारा पूरा हो चुका है, सेक्शन 9 का हमने 9-3 पढ़ा है, ठीक है। अभी इसके 14 पॉइंट्स है, अभी हमने 8 पॉइंट कवर करे हैं, बाकी 6 पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है जी। ओके, बाय बाय।